हेलो क्लास। हम लोग क्लोरीन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्लोरीन निर्माण की प्रयोगशाला विधि को देखा था। आज हम लोग देखेंगे क्लोरीन निर्माण की व्यापारिक विधि का। ठीक है, क्लोरीन निर्माण की व्यापारिक जो विधि है या फिर क्लोरीन निर्माण का व्यापारिक उत्पादन, तो इसमें से आपका है पहला है आपका डीकन विधि। यह है क्लोरीन का व्यापारिक उत्पादन, जिसमें पहला है आपका डीकन विधि, दूसरा है विद्युत अपघटन विधि। तो क्लोरीन जो किस प्रकार से बनता है, क्लोरीन को जो है किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग डीकन विधि के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपका सिद्धांत आ जाएगा पहले। तो इसमें क्या है, जो सिद्धांत में क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण जब क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर करते हैं, तब वहाँ से हमें क्लोरीन प्राप्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर करते हैं, तब हमें क्लोरीन प्राप्त होता है। यह है आपका सिद्धांत और यह है आपका सिद्धांत का समीकरण। ठीक, अब देखते हैं कार्यविधि या फिर चित्र का वर्णन। तो इसमें क्या होता है आपका, तो यहाँ पे कार्यविधि में क्या आ जाएगा, 8 आयतन O2 को और 1 आयतन HCl को, 8 आयतन O2 या फिर यहाँ पे वायु लिखा है तो वायु भी लिख सकते हो आप लोग, 8 आयतन वायु को या फिर 8 आयतन O2 को और 1 आयतन HCl गैस को 493 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। यहाँ पे उसको पहले बाहर में ही 8 आयतन O2 को लेते हैं और 1 आयतन HCl को लेते हैं और उसको 493 केल्विन ताप पर बाहर में ही गर्म कर देते हैं। उसके बाद इन HCl और वायु के मिश्रण को इस संपर्क कक्ष में गुजारते हैं, जहाँ पर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े क्यूप्रस क्लोराइड में डुबाकर सुखाए रहते हैं। मतलब यहाँ पे रखेंगे, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे रखे गए हैं, जो क्यूप्रस क्लोराइड जो विलयन होता है उसमें डुबा करके निकाल करके यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक, तो जैसे ही HCl और O2 को इसमें डालते हैं, और देखो ये जो संपर्क कक्ष है इसका तापमान जो है 723 केल्विन होना चाहिए। यहाँ पे संपर्क कक्ष का तापमान 723 केल्विन होना चाहिए और यहाँ पे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े क्यूप्रस क्लोराइड में डाल करके रखे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे HCl और O2 को यहाँ पे डालेंगे तो वे दोनों आपस में क्रिया करेंगे और यहाँ से क्या होगा, Cl2 निकलेगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्लोरीन गैस निकलेगा। और फिर क्या करते हैं, जो क्लोरीन होती है उसको इस शीतल कक्ष में प्रवाहित करते हैं और उसे ठंडा करते हैं। अब यहाँ से शीतल कक्ष से निकलने वाली जो क्लोरीन होती है उसमें क्या होती है, कुछ अशुद्धि होती है। किसकी, जैसे कि इस यहाँ पे जो क्लोरीन निकलता है उसमें जैसे कि क्लोरीन है आपका Cl2 के साथ HCl की अशुद्धि होती है। इसे अब इस जो आपका स्क्रूबर है, ये है आपका स्क्रूबर, इसमें डालते हैं तो इसमें क्या होता है, इस स्क्रूबर में ना ऊपर में जल के जो फव्वारे के रूप में यहाँ से गिरते रहते हैं, जल के फव्वारे यहाँ से क्या होते हैं, गिरते रहते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग Cl2 क्लोरीन को गुजारते हैं तो Cl2 के ऊपर जल के फव्वारे क्या होते हैं, आकर के गिरते हैं और ये जो जल होता है वो क्लोरीन में उपस्थित HCl का अवशोषण कर लेता है। तो यहाँ से अब जो क्लोरीन होता है वो शुद्ध रूप में कहाँ चला जाता है, इस एक नए कक्ष में चला जाता है। इस कक्ष में क्या होता है, इसमें यहाँ पे भी आपका H2SO4 के फव्वारे गिरते रहते हैं। यहाँ पे किसके फव्वारे, H2SO4 के फव्वारे गिरते रहते हैं। जैसे Cl2 यहाँ से स्क्रूबर से आता है तो उसमें क्या होती है, जल के वाष्प लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ से पानी टपक रहा था, पानी गिर रहा था। तो Cl2 के साथ अब क्या आ गया है आपका, जल वाष्प। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो फव्वारे लगे हैं वहाँ से आपका H2SO4 आ रहा है और यहाँ से Cl2 आ रहा है। Cl2 के साथ क्या है, पानी भी है। तो यहाँ पे H2SO4 उस पानी का अवशोषण कर लेगा और शुष्क मात्रा में यहाँ से हमें क्लोरीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्लोरीन जो प्राप्त होता है वो तनुकृत क्लोरीन होता है। ठीक,
तो यहाँ से किस प्रकार से हमें क्लोरीन प्राप्त हुआ इसके बारे में हमने देखा है। सबसे पहले HCl और O2 को 8 आयतन O2 और 1 आयतन HCl को 493 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं बाहर में ही। उसके बाद इस संपर्क कक्ष में गुजारते हैं जिसका तापमान क्या होता है 723 केल्विन होता है। इस संपर्क कक्ष में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े क्यूपस क्लोराइड में पहले से डुबा कर रखे रहते हैं, डुबा करके निकाल करके यहाँ पे रखते हैं ना, ऐसा नहीं है कि यहीं पे डूबा रहता है। पत्थर के जो छोटे टुकड़े हैं उसको पहले से क्यूपस क्लोराइड में डुबाते हैं, उसके बाद सुखा करके यहाँ पे हम लोग रखते हैं। उसके बाद जैसे HCl और O2 यहाँ पे प्रवेश करता है संपर्क कक्ष में, तो वो दोनों आपस में क्रिया करके यहाँ से क्लोरीन निकलता है। क्लोरीन को अब शीतल कक्ष में गुजारते हैं। शीतल कक्ष में वो ठंडा होता है। ठंडा होने के पश्चात वो इस स्क्रूबर में जाता है, एक नए कक्ष में जाता है जिसका नाम हम लोग स्क्रूबर रखते हैं। ठीक है, इस स्क्रूबर में जाता है तो यहाँ से जल के फव्वारे गिरते रहते हैं। यहाँ से जो शीतल कक्ष से जो क्लोरीन आती है उसमें HCl की अशुद्धि होती है, तो ये जो जल के फव्वारे हैं HCl की अशुद्धि को क्या कर देते हैं, अशोषण कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से निकलने वाली जो क्लोरीन होती है वो एक नए कक्ष में जाती है। अब इस नए कक्ष में ऊपर की ओर से H2SO4 के फव्वारे गिरते रहते हैं। ये H2SO4 स्क्रूबर से आने वाली क्लोरीन में उपस्थित नमी को क्या कर देती है, नमी का अवशोषण कर लेती है। अब यहाँ से हमें क्या है, क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे जो क्लोरीन होता है वो शुद्ध रूप में होता है और तनुकृत क्लोरीन होता है। मतलब क्लोरीन कैसा होता है, क्लोरीन को यहाँ पे तनु विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये है क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिद्धांत को देखा है और ये है चित्र का वर्णन, तो इसको आप लोग और अच्छे से अपने कॉपी में लिखिएगा। अब आगे देखते हैं। देखो, ये डीकन विधि आपकी व्यापारिक विधि में आएगा और विद्युत अपघटन विधि ये भी व्यापारिक विधि में ही आएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपका, क्लोरीन का व्यापारिक उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है, तो उसमें आप लोग डीकन विधि को भी लिख सकते हो और आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे विद्युत अपघटन विधि, इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो। अब देखेंगे क्लोरीन निर्माण की विद्युत अपघटन विधि। इसमें क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसको पहले देखते हैं। यह है आपका विद्युत अपघटन विधि का सिद्धांत। NaCl विलयन से विद्युत अपघटन द्वारा NaOH का निर्माण किया जाता है। तो क्लोरीन गैस जो होता है आपको एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एक उप उत्पाद के रूप में या फिर सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मेन प्रोडक्ट जो होता है यहाँ पे आपका क्लोरीन होता है। ठीक, तो आगे पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपका। यहाँ पे कुछ समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, NaCl का जब विखंडन होगा मतलब विद्युत अपघटन करवाएंगे तो पहले तो वो Na+ आयन बनाएगा और Cl- आयन बनाएगा, है ना। तो जो Na+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ पे आपका Na बना लेगा, है ना। तो यहाँ पे जो Na आपको मिल रहा है वो कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पर। ठीक, कैथोड पर। उसके पश्चात क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो Cl- है, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन देकर Cl बना लेगा, है ना। क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से मिल करके Cl2 बनाएगा और यह कहाँ पे प्राप्त होगा आपको, एनोड पर। ठीक, यहाँ से देखो जो कैथोड पर आपको Na मिला है ये H2O, ठीक, H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, 2NaOH बनाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड्रोजन, कहाँ पे, कैथोड पर। एक बार फिर से देखते हैं, जब NaCl का हम लोग विखंडन करवाते हैं तो Na+ आयन और Cl- आयन बनाता है। Na+ आयन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन ले करके Na बना लेता है और यह कहाँ पे बनता है, कैथोड पर। ठीक, क्लोरीन जो है क्लोरीन- आयन है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन किसी दूसरे तत्व से एक इलेक्ट्रॉन को लिया है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को दे करके ये Cl बना सकता है। उसके पश्चात Cl जो है दूसरे Cl से जोड़ करके Cl2 बनाएगा और यह कहाँ पर बनेगा, एनोड पर। उसके पश्चात यहाँ से हमें Na प्राप्त हुआ था, Na, है ना। तो Na जो है H2O के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएगा और यहाँ से आपका जल निकलेगा और वो कहाँ पे प्राप्त होगा, कैथोड पर। यहाँ पे जो बताया गया है ना उसी को यहाँ पे समीकरण के रूप में दर्शाया गया है। तो ये हो गया आपका सिद्धांत। अब देखेंगे कार्यविधि, विद्युत अपघटन विधि की कार्यविधि या फिर चित्र का वर्णन।
तो देखते हैं कार्यविधि क्या है। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि या फिर चित्र का वर्णन। तो इसमें क्या होता है, इसमें एस्बेस्टॉस का यू आकार का भाग होता है जिसके अंदर में नमक का संतृप्त विलयन भरा होता है। आप लोग इसको ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे जो H2H+ ON ये समझने के लिए बस बाद में लिखा गया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एस्बेस्टॉस का यू आकार का भाग होता है जिसमें नमक का संतृप्त विलयन भरा होता है। इस संतृप्त विलयन के अंदर में ग्रेफाइट के क्या होता है, ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो एनोड का काम करती है। और इस एस्बेस्टॉस के बाहर में लोहे की या फिर इस्पात की छिद्रित प्लेटें लगी होती है जो आपका कैथोड का काम करती हैं। जब नमक का जो संतृप्त विलयन है इस एस्बेस्टॉस की तह से बाहर आ जाती है और यहाँ पे जो इस्पात का छिद्रित प्लेट है उसको कैसी बना देती है, नमी युक्त बना देती है। जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन आपको एनोड पर प्राप्त होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन जो है आपको एनोड पर प्राप्त होता है। और यहाँ पे ऊपर की ओर जैसे ही वो आता है तो वहाँ पे दाब डाल, देखो क्लोरीन जो है गैस के रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, तो वहाँ पे हम लोग दाब डाल करके उसको द्रव में परिवर्तित कर देते हैं और यहाँ से निकाल करके सिलेंडर में, अलग अलग सिलेंडर में भर करके ले जाते हैं। उसके पश्चात ये तो हो गया एनोड पर क्लोरीन तो प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जो कैथोड है वहाँ पे क्या होता है जो सोडियम आयन है वो यहाँ पे जो इस्पात का जो छिद्रित प्लेट है वहाँ पे आता है। Na+ आयन का जो सोडियम आयन है Na+ आयन वो कहाँ पे आ गया है, इस्पात की जो प्लेट है वहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे जो है आपका H2O वो H+ और OH आयन में अपघटित होता रहता है। यहाँ पे इस्पात की जो प्लेट है वहाँ पे H2O H+ आयन और OH आयन में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ से क्या आया है, बाहर से, अंदर से आपसे सोडियम आयन आया है, Na+ आयन आया है और यहाँ पे H2O के अपचयन से हमें H+ आयन और OH- आयन प्राप्त हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका कैथोड है वहाँ पे Na+ आयन और OH- आयन क्रिया करके क्या बनाते हैं, NaOH आयन बना लेते हैं, NaOH आयन बना लेते हैं, है ना। जिसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे NaOH बनता है उसको भी हम लोग निकास नली के द्वारा निकाल लेते हैं और दूसरे टैंक में डाल देते हैं। ठीक, और क्या होता है यहाँ पे जो आपका हमने देखा जो सोडियम आयन है वो यहाँ से अंदर से आता है और यहाँ पे H2O के अपचयन से आपको OH- आयन जो मिलता है उसके साथ Na+ आयन क्रिया करके NaOH बना लेता है। अब यहाँ पे आपका H+ भी बना है, H+ जो है दूसरे H+ से क्रिया करके क्या बना लेता है, आपका H2 बना लेता है और इस प्रकार आपको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। इसको एक बार फिर से देखते हैं कार्यविधि को। इसमें एस्बेस्टॉस का यू वाला भाग होता है या फिर इसमें एस्बेस्टॉस का यू आकार का भाग होता है जिसमें नमक का संतृप्त विलयन भरा होता है। इस नमक के संतृप्त विलयन के अंदर में ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो आपका एनोड का काम करती है। नमक का जो संतृप्त विलयन है वो क्या होता है, एस्बेस्टॉस से बाहर भी निकलता रहता है। इस एस्बेस्टॉस के बाहर की ओर आपका लोहे की छिद्रित प्लेटें लगी होती है। ठीक, एस्बेस्टॉस के बाहर की ओर लोहे की छिद्रित प्लेटें लगी होती हैं। जब नमक का संतृप्त विलयन एस्बेस्टॉस से बाहर निकलता है तो यहाँ पे जो लोहे की छिद्रित प्लेटें होती है उसको भी नमी युक्त बना देती है। ठीक, जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो क्लोरीन गैस होती है वो आपको एनोड पर प्राप्त होती है। अब ऊपर की ओर आने पर क्लोरीन गैस में हम लोग दाब डालते हैं, मतलब उसको संपीड़ित करते हैं और द्रवयुक्त क्या कर देते हैं, क्लोरीन को द्रवयुक्त बना देते हैं। यहाँ पे गैस के रूप में प्राप्त होती है। अब वहाँ पे हम लोग दाब डालेंगे तो क्लोरीन जो गैस है वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी और यहाँ से द्रवयुक्त क्लोरीन को निकाल करके हम लोग अलग अलग सिलेंडर में भर देते हैं। ठीक, उसके पश्चात क्या होता है, अब यहाँ पे एनोड पर आपको क्लोरीन प्राप्त हो गया। ठीक, और क्या होता है, जो Na+ आयन है वो एस्बेस्टॉस से निकलकर इस छिद्रित प्लेट की ओर जाता है। छिद्रित प्लेट पर वहाँ पर क्या होता है, H2O के अपचयन से आपको H+ और OH आयन मिलता रहता है। तो यहाँ पे Na+ आयन जो एस्बेस्टॉस से बाहर निकल के आया रहता है और यहाँ पे आपको OH- आयन मिल जाता है। ये दोनों आपस में क्रिया करके NaOH बना लेते हैं। NaOH आयन जो बनता है आपका उसको हम लोग फिर से निकाल करके दूसरे टैंकों में डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपका जो कैथोड है वहाँ पे
H2O के वियोजन से H+ भी प्राप्त हुआ है, तो ये H+ क्या हो जाते हैं, H2 में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार हमें कैथोड पर H2 प्राप्त हो जाता है और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया विद्युत अपघटन विधि का वर्णन। ठीक है, यहाँ पे सिद्धांत के बारे में भी हमने देखा है और सिद्धांत में क्या क्या समीकरण है उसको भी देखा है। तो ये हो गई आपकी क्लोरीन निर्माण की व्यापारिक उत्पादन या फिर क्लोरीन का व्यापारिक उत्पादन, जिसमें आपका 2 विधि है, डीकन विधि और विद्युत अपघटन विधि। इसमें से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन का उपयोग क्या क्या है। ठीक, जो विधि है जैसे कि क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि या फिर क्लोरीन निर्माण की विद्युत अपघटन विधि को समझाइए। उसमें यह भी पूछा जा सकता है क्लोरीन के उपयोग कौन कौन से हैं उसे लिखिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन का उपयोग क्या क्या है। पानी के शोधन में, ठीक है, पानी के शोधन में प्रबल रोगाणुनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जो है पानी के शोधन में करते हैं और रोगाणुनाशी के रूप में हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में, क्लोरोफॉर्म में, क्लोरेट में, हाइपोक्लोराइड आदि विभिन्न प्रकार के इन यौगिक को बनाने में भी हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। कीटाणुनाशी के रूप में जैसे BHC, DDT और क्लोरामीन टी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये सभी आपका टीका होता है और ये DDT जो है पहले मच्छर मारने के लिए प्रयोग किया जाता था। इन सभी कीटाणुनाशी में भी यहाँ किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। विषैली गैस जैसे फास्जीन, COCl2 व अश्रु गैस CCl3NO2 तथा मस्टर्ड गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी गैस बनाने में उपयोग किया जाता है, फास्जीन, अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस बनाने में। तेलों को साफ करने में क्लोरीन का उपयोग करते हैं। सोना और प्लेटिनम को अयस्कों से पृथक करने में, सोना प्राप्त करने में भी हम लोग क्लोरीन का ही उपयोग करते हैं। एंटी मटेरियल बनाने में भी इसका ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन का उपयोग क्या क्या है वो दिया गया है, इसको आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन के यौगिक के बारे में। तो क्लोरीन का यौगिक है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। क्लोरीन का यौगिक कौन कौन सा है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है उसको देखते हैं। यह हाइड्रोजन क्लोराइड का एक यौगिक है। हाइड्रोजन और क्लोराइड का क्या है, हाइड्रोजन और क्लोराइड का यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl होता है। कमरे के ताप पर यह एक रंगीन गैस होती है जो वातावरण की आर्द्रता के संपर्क में, कमरे के ताप पर यह रंगीन गैस होती है, लेकिन नमी की उपस्थिति के साथ यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सफ़ेद धुआं बनाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सफ़ेद धुआं बनाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोजन गैस मतलब HCl जो गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो तो गैसियस स्टेट में है, जब इसको हम लोग जलीय विलयन इसका बनाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड की जलीय विलयन को भी सामान्य सूत्र HCl से दर्शाते हैं। जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसका जो जलीय विलयन है उसको भी हम लोग HCl से ही दर्शाते हैं। इन दोनों जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अंतर सिर्फ यहाँ पे स्टेट का है। ये दोनों का सूत्र सेम होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग लिखते हैं तो उसको गैसियस स्टेट दर्शा देते हैं, और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिखते हैं तो वहाँ पे एक्वा स्टेट करके इसको अलग अलग करके सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है और के बारे में हमने यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि को। तो यहाँ पे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि दिया गया है, ये तो एक बहुत सिंपल है। जैसे कि हाइड्रोजन एवं क्लोरीन के सीधे संयोग से आपका, जैसे कि हाइड्रोजन एवं क्लोरीन के सीधे संयोग से आपका यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से, जैसे कि यहाँ पे है आपका पानी और यहाँ पे है यहाँ पे है आपका पानी, ये और सल्फर डाइऑक्साइड पर पानी की क्रिया से यहाँ पे किस प्रकार से प्राप्त होता है उसको बताया गया है। तो ये तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि, इसलिए अब हम लोग आगे देखेंगे अंतरा हैलोजन यौगिक को। आपको यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है और किस रूप में वो हमें मिलता है इसको बस देखना है। उसके बाद सीधा आ जाना है आपको अंतरा हैलोजन यौगिक पर। ठीक है, तो अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होता है इसको देखते हैं। अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? हैलोजन परस्पर एक दूसरे से संयोग करके कई प्रकार के यौगिक बनाते हैं।
हैलोजन मतलब ग्रुप 17 के जो तत्व होते हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। तो जो हैलोजन होते हैं वो आपस में संयोग करके बहुत से यौगिक बनाते हैं, है ना। जब दो भिन्न हैलोजन आपस में संयोग कर सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं तो इस प्रकार के यौगिक को अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। ठीक, अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? ये है ग्रुप 17 के तत्व। जब इनमें से कोई भी तत्व आपस में क्रिया करेंगे तो वो कहलाएंगे आपके अंतरा हैलोजन यौगिक। जैसे कि मान लेते हैं क्लोरीन और फ्लोरीन, ये दोनों आपस में क्रिया करके ClF बना रहे हैं, तो ये कहलाएंगे आपके अंतरा हैलोजन यौगिक। ठीक है, अंतरा हैलोजन यौगिक में जो हैलोजन होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं और सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो इस प्रकार हैलोजनों के आपस में क्रिया कर सहसंयोजी बंध द्वारा विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा हैलोजन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, अंतरा हैलोजन को हम लोग जैसे कि अंतरा हैलोजन आपके 4 प्रकार से होंगे। कौन कौन से प्रकार से होंगे? आपके 4 प्रकार से होंगे। पहला है उसमें XX डैश, उसके बाद XX डैश, ये है आपके अंतरा हैलोजन के प्रकार। अंतरा हैलोजन जो होंगे आपके अंतरा हैलोजन यौगिक 4 प्रकार के होंगे, XX डैश, XX डैश 3, XX डैश 5 और XX डैश 7। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा जो अंतरा हैलोजन यौगिक है उसको हम लोग XX डैश से दर्शा रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसके अकॉर्डिंग वो हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि X तो आपका जो हैलोजन ग्रुप को दर्शाता है, ये तो पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी को दर्शाता है। और यहाँ पे X डैश क्या है आपका? इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही हैलोजन से मिलकर के बने हैं, लेकिन जो X डैश है वो कैसा होगा? अधिक विद्युत ऋणी होगा। जैसे कि ClF, ये एक अंतरा हैलोजन यौगिक है। X जो है आपका हैलोजन है और X डैश है वो भी आपका हैलोजन है, लेकिन जो X डैश है वो अधिक ऋण विद्युति वाला यौगिक होगा। जैसे कि ClF, F क्या है आपका? अधिक ऋण विद्युति यौगिक है। देखो, ये अधिक ऋण विद्युति यौगिक है, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप के ऊपर वाला तत्व है, ग्रुप का जो ऊपर वाला तत्व होता है उसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। तो जो अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं उनको हम लोग X डैश से दर्शाते हैं, जहाँ पे X और X डैश दोनों ही हैलोजन होते हैं, लेकिन जो X डैश होता है वो अधिक ऋण विद्युति वाला हैलोजन होता है। कैसा होता है? अधिक ऋण विद्युति वाला हैलोजन होता है, इस कारण इसका आकार भी कैसा होता है? छोटा होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, और अंतरा हैलोजन यौगिक के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार हैं, है ना। तो अब इन सभी प्रकारों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अगर बात करें अंतरा हैलोजन यौगिक के पहले प्रकार की, जिसे XX डैश या AX प्रकार कहते हैं, इसका उदाहरण है आपका ClF, BrF, BrClI और Br-। ये क्या है आपका? AX डैश प्रकार की अंतरा हैलोजन यौगिक हैं। ठीक, तो क्या होता है, इस प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु होता है, जैसे कि ClF में देखें तो केंद्रीय परमाणु कौन सा है आपका? क्लोरीन है ना। तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है? ClF में आपका क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन में कौन सा संकरण होगा आपका? sp3 संकरण होगा। जैसे कि ये है, यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन क्या है? 1s2 ये बाहर को दर्शा रहा है। तो क्लोरीन का क्या हो जाता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है ना। तो क्या होता है, ये उसके बाहर के कक्ष को दर्शा रहा है। तो जो क्लोरीन होता है उसमें उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अपने अगले कक्षक में चले जाते हैं, है ना। अब अगर बात करें अंतरा हैलोजन यौगिक के पहले प्रकार की, जिसे XX डैश प्रकार या फिर AX प्रकार कहते हैं, उदाहरण में है आपका ClF, BrF, BrCl, आयोडीन और Br-। तो ये सभी क्या हैं? आपके XX डैश प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं। इस प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक में जो आपका केंद्रीय परमाणु होगा वो sp3 संकरित अवस्था में होगा। जैसे ClF में केंद्रीय परमाणु है आपका क्लोरीन, तो वो कौन से अवस्था में होगा? वो कौन से संकरण बनाएगा? sp3 संकरण बनाएगा। ठीक, जिनका मूल अवस्था में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिनका मूल अवस्था में क्या होता है? एक अयुग्मित, ये है आपका मूल अवस्था। मूल अवस्था में एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है।
है ना। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दूसरे हैलोजन से, जैसे कि यहाँ पे हमने ClF दिया है, तो क्लोरीन के मूल अवस्था में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो फ्लोरीन के मूल अवस्था में जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके साथ संकरण दर्शाएगा, है ना, उसके साथ क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा। और यहाँ पे जैसे कि हाँ साझा करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं। इनकी आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है। तो इसको समझते हैं XX' प्रकार की यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक को। तो यहाँ पे देखिए XX' प्रकार के यौगिक की जैसे ClF है, तो यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक यूनियंस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करें इनके संकरण की, तो यहाँ पे क्या होता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, P में कितना, ये है, D में 1 2 4 ये 5 है, D वाला खाली है, ये है आपका मूल अवस्था। ठीक, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे XX' प्रकार का जो अंतरा हैलोजन यौगिक होता है उसके केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। सॉरी, ये है 3s2 3p5 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है, इसके मूल अवस्था में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो आपका दूसरा हैलोजन है, जैसे कि क्लोरीन जो है आपका फ्लोरीन के जो p ब्लॉक में यहाँ पर भी आपका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, उसके साथ क्रिया करके सहसंयोजी बंध बना करके क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है और अपना जो अष्टक है उसको पूरा करता है। ठीक है, इस प्रकार इनकी आकृति कैसी होगी, XX' प्रकार का जो अंतरा हैलोजन यौगिक है उनकी आकृति रेखीय होती है। अब देखते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक के दूसरे प्रकार के बारे में, तो वो है आपका XX3 या AX3 प्रकार का अंतरा हैलोजन यौगिक। इसका उदाहरण है ClF3। तो इसमें होता क्या है, इस प्रकार के जो अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं उनमें जो केंद्रीय परमाणु है, जैसे कि यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है आपका ClF3 में केंद्रीय परमाणु है Cl, तो इसके केंद्रीय परमाणु में जो संकरण होगा वो कैसा होगा, वो sp3d प्रकार का संकरण होगा। तो यहाँ पे देखो, ये इसका उदाहरण है आपका ClF3। तो इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय परमाणु है आपका क्लोरीन। अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, तो यहाँ पे क्या है आपका एक कक्षक, P में कितना कक्षक है, 3 कक्षक, और D में कितना कक्षक है, 1 2 1, हाँ ये हो गया 5, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें है आपका 5 इलेक्ट्रॉन, ये है आपका मूल अवस्था। उसके बाद उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाता है, उत्तेजित अवस्था में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ का जो उत्तेजित अवस्था में यहाँ का जो 1 इलेक्ट्रॉन है अपने अगले कक्षक में चला जाता है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, और यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन अपने अगले कक्षक में चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है और यहाँ पे 5 कक्षक हैं। तो इस प्रकार से ये है आपका XX' और 3 प्रकार का अंतरा हैलोजन यौगिक। इसके केंद्रीय परमाणु में जो क्या होता है, इसके केंद्रीय परमाणु जो है उसमें sp3d संकरित अवस्था पाया जाता है। sp3 और d संकरित, ये है s कक्षक, ये है p कक्षक और ये है d कक्षक। तो sp3d संकरित अवस्था पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, इस संकरित अवस्था में क्या होते हैं, 2 कक्षक तो sp3d, दो कक्षक जो होते हैं युग्मित sp3d संकरित अवस्था बनाते हैं, लेकिन जो 3 कक्षक होते हैं वो अयुग्मित sp3d संकरित अवस्था बनाते हैं। तो ये जो अयुग्मित है sp3d, जो यहाँ पे अयुग्मित sp3d कक्षक हैं वो क्या करेंगे,
फ्लोरीन के जो 2pz ऑर्बिटल है उसके साथ अतिव्यापन करके सहसंयोजी बंध बनाएंगे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। सॉरी, फ्लोरीन का 9 होता है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, पी में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये है आपका px py और ये है pz। तो क्या होता है यहाँ पे क्लोरीन के जो अयुग्मित हैं वो किससे क्रिया करेंगे, इस pz से करेंगे। जो p, ये है px p और ये है py और ये है pz। तो जो अयुग्मित कक्षक है वो किससे क्रिया करेंगे, इस अयुग्मित pz वाला जो अयुग्मित यहाँ पे कक्षक बना हुआ है उसके साथ अतिव्यापन करेंगे और संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे। ठीक, तो इसी को बताया गया है यहाँ पे। जो केंद्रीय परमाणु होता है उसमें जो केंद्रीय परमाणु है जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन, उसमें sp3d संकरित अवस्था में होता है। sp3d जिनमें 2 युग्मित, जिनमें क्या होता है, 2 युग्मित होता है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है तो 3 अयुग्मित sp3d कक्षक बचते हैं। जो यहाँ पे 3 अयुग्मित sp3d कक्षक बचेंगे ना, वो फ्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल से, फ्लोरीन के किससे 2pz ऑर्बिटल से क्रिया करते हैं और संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक, जिनकी ज्यामिति कैसी होती है, यहाँ पे टी के आकार की। अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को हम लोग नहीं देखते हैं तो इनकी आकृति कैसी होगी, टी के आकार की। यहाँ पे देखिए ये वाला है और ये वाला है। ठीक, ये 3 फ्लोरीन आपस में क्रिया करके किस आकार के बना रहे हैं, टी के आकार की संरचना बना रहे हैं। अब उसके बाद है आपका X4 या AX5 प्रकार का अंतरा हैलोजन यौगिक। इसका उदाहरण है IF5 और BRF5 आदि। इन यौगिक में क्या होता है, जो आपका केंद्रीय परमाणु है, ठीक, इनमें भी क्या होता है, जो केंद्रीय परमाणु होता है, जैसे कि यहाँ पे आयोडीन है ना, तो जो केंद्रीय परमाणु होगा वो sp3d2 संकरित अवस्था में होता है, sp3d2 संकरित अवस्था में होता है। जैसे कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आयोडीन का जो केंद्रीय परमाणु है उसके संकरित अवस्था में एक युग्मित sp3d2 संकरित अवस्था है और 1 2 3 4 5 अयुग्मित sp3d2 संकरित अवस्था है। ठीक, क्या होता है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चला जाएगा और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें, तो हो गया ना 5 sp3d2 संकरित अवस्था यहाँ पे बचेगा। ठीक, जो फ्लोरीन होता है उसके 5 परमाणुओं से यहाँ पे 5 अयुग्मित कक्षक बचे हुए हैं, तो वो फ्लोरीन के 5 फ्लोरीन के साथ जुड़ेंगे, 5 फ्लोरीन के साथ क्या करेंगे, जुड़ेंगे और अतिव्यापन करेंगे और वहाँ पे सहसंयोजी बंध बनाएंगे। ठीक, इनकी जो संरचना बनेगी वहाँ पे पिरामिड के आकार की बनेगी, इस प्रकार की संरचना। अब यहाँ पे देखते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक का चौथा प्रकार है X7 या AX7 प्रकार का यौगिक। उदाहरण में है आपका IF7। इन यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु होता है, जैसे कि यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है आपका आयोडीन, है ना, तो इनमें जो आपका कौन सा संकरण होता है, sp3d3 संकरण होता है। इनमें कौन सा संकरण होता है, sp3d3 संकरण होता है। कैसे में होता है उसको देखते हैं। तो ये है आपका X7 प्रकार का अंतरा हैलोजन यौगिक। उदाहरण है IF7। तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है, 2 होता है, इसमें 5 होता है और D वाला खाली होता है। तो अब देखो, इसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उसमें sp3d3 प्रकार का संकरित अवस्था पाया जाता है। इसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उसमें sp3d3 प्रकार का संकरित अवस्था पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, ये तो है आपकी मूल अवस्था, ये है आपकी मूल अवस्था। अगर बात करें उत्तेजित अवस्था की, तो
तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में इसमें का एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन मैं भर चुकी हूँ, उसके बाद इसमें का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और इसमें का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इसमें का यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। तो एस का एक कक्षक, पी का 3 कक्षक और डी का 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, इस कारण sp3d3 असंकृत अवस्था जो आयोडीन है वो शो कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे 7 अयुग्मित कक्षक यहाँ पे बने हुए हैं, या फिर 7 अयुग्मित sp3d3 कक्षक यहाँ पे अवेलेबल है, उपस्थित हैं। 7 अयुग्मित sp3d3 कक्षक उपस्थित हैं जो फ्लोरीन के 7 परमाणु के साथ, मतलब 7 फ्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे और क्या करेंगे, अपना जो है सहसंयोजी बंध बनाएंगे। 7 फ्लोरीन के साथ ये सहसंयोजी बंध बनाएंगे और क्या करेंगे, अपना कक्षक को पूरा करेंगे, भरपूर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसकी संरचना कैसे बनेगी, इसकी संरचना आपकी बनेगी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। इसकी संरचना कैसे बनेगी, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। जैसे कि ये है आपका आयोडीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे एक फ्लोरीन और यहाँ एक फ्लोरीन। तो यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे बनेगी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना। तो यहाँ पे कैसा बनता है आपका, कुछ इस प्रकार की यहाँ पे से आपकी संरचना बनेगी, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है आपका पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, ठीक।